मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल मॉक टेस्ट 1 का डिस्कशन आज मेरे बच्चे मैं करने जा रहा हूं। और मेरे प्यारे बच्चों, हमने एक नया ऐप लॉन्च किया है। सिर्फ दिल्ली पुलिस वाले बच्चों के साथ ही शुभारंभ कर रहे हैं। नाम है टेस्ट विल। क्या नाम है मेरे बच्चे? टेस्ट विल। इस ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए। और हमने इस ऐप पे क्या किया है कि 20 मॉक टेस्ट दिए हैं आप लोगों को। 20 मॉक टेस्ट दिए हैं। और इनका जो प्राइस है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। फ्री ये मॉक टेस्ट मेरे प्यारे बच्चों हमने आप लोगों के लिए दिए हैं। दिल्ली पुलिस में 4 वैकेंसी, चारों वैकेंसी के लिए अलग अलग मॉक टेस्ट हो रहा है। सबसे पहला दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, डीपी कांस्टेबल है, ठीक है जी, इसका मॉक टेस्ट है। अगला जो है मेरे बच्चे दिल्ली पुलिस सिपाही। दूसरा जो मॉक टेस्ट है मेरे बच्चे वो दिल्ली पुलिस ड्राइवर का। जो बच्चे ड्राइवर की तैयारी कर रहे हैं वो ड्राइवर वाला मॉक टेस्ट देंगे। तीसरा जो मॉक टेस्ट है मेरे बच्चे वो है दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, एचसीएम का। और चौथा जो मॉक टेस्ट है मेरे बच्चे वो है दिल्ली पुलिस असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर या टीपीओ, जिसे हम बोलते हैं टेलीप्रॉम्प्टर ऑपरेटर। तो ये 4 मॉक टेस्ट मेरे बच्चे डेली आपको मिल रहे हैं। और ये मॉक टेस्ट हमने स्टार्ट किए हैं 3 नवंबर से स्टार्ट। और ये 24 घंटे हर एक टेस्ट आप लोगों के लिए लाइव रहेगा। और 24 घंटे के बाद वो टेस्ट वहां से हट जाएगा तो आपका ओवरऑल स्कोर आपको पता चल जाएगा कि बाकी बच्चों के बीच में आपका कंपैरिजन कैसा है। तो मेरे बच्चे अभी के अभी टेस्ट विल डाउनलोड कर लीजिए। और हर एक टेस्ट का लाइव डिस्कशन मेरे बच्चे, मतलब वीडियो डिस्कशन हम आप लोगों के साथ करा रहे हैं। ये जो मॉक टेस्ट 1 है ये मैं अपने चैनल पे भी इसका लाइव डिस्कशन कराने लग रहा हूं मेरे बच्चे। और इसके अलावा, और ये एक रिकॉर्डेड वीडियो है, इसके अलावा मेरे बच्चे हमारा एक चैनल है कैरियरविल एसएससी जीडी का। क्या नाम है? कैरियरविल एसएससी जीडी ऑब्लिक दिल्ली पुलिस। ये हमारा यूट्यूब चैनल है। और इसमें जब आप वीडियो वाले सेक्शन पे जाएंगे तो मेरे बच्चे चारों ही सब्जेक्ट, चारों क्या पांचों छहों सब्जेक्ट जिसमें जो रहता है, जैसे कांस्टेबल की बात करें तो मैथ हुआ, उसके बाद फिर आपका जीएस हुआ, जीके जीएस जो 50 नंबर का आता है, उसके बाद आपका रीजनिंग हुआ जो 25 नंबर का आता है, और ऐसे ही फिर उसमें 10 नंबर का आता है कंप्यूटर अवेयरनेस। तो ये चारों सब्जेक्ट ऐसे ही हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में मेरे प्यारे बच्चों इंग्लिश भी जुड़ जाती है। तो ये कंप्लीट वीडियो रोज शाम को 4 बजे आपको यहीं पर अवेलेबल हो जाएगी हर एक मॉक टेस्ट की। यानी जो 3 नवंबर को पहला मॉक टेस्ट हुआ मेरे बच्चे, उसकी वीडियो आज 4 तारीख को यहां पे मिलेगी। जो 4 तारीख को मॉक टेस्ट है लाइव, उसकी वीडियो आपको 5 तारीख को मिलेगी। तो इसका मतलब यहां आपको एनालिसिस करने में भी मजा आएगा और पढ़ने में भी मजा आएगा। तो मेरे बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसमें 5,67,000 बच्चे ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। और अब हम आते हैं दिल्ली पुलिस मॉक टेस्ट 1 के ऊपर, जहां हम डिस्कशन कर रहे हैं। अब मेरे बच्चे हम सीधे सवालों पर आते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मैथ में अगर मैं बात करूं तो मॉक टेस्ट मैंने ही बनाए। पहले 3 मॉक टेस्ट मैंने बिल्कुल इजी लेवल के क्वेश्चन रखे हैं। उसके बाद के जो मॉक टेस्ट होंगे वो आपको धीरे धीरे लेवल बढ़ता दिखेगा, क्योंकि जो बच्चा पहली बार हमारे प्लेटफॉर्म पे मॉक टेस्ट दे रहा है तो उसका स्कोर ठीक ठाक रहना चाहिए, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। इसीलिए मैंने नॉर्मल पेपर रखा हुआ। आइए देखिए यार, तो सवाल में कह रहा था प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 12। 2 अंक की कोई संख्या है और उसके अंकों का गुणनफल है 12। तो ऑप्शन पे जाते हैं। 4 3 12, 3 चौक 12, 2 6 12, 6 2 12, यानी सभी का 12 आ रहा है। अगली बात वो कह रहा है कि अगर इनमें 9 जोड़ देते हैं तो डिजिट रिवर्स हो जाते हैं। जैसे इसमें 9 जोड़ूंगा तो आप जानते हैं 9 और 3 12, 4 और 1 5, ये 43 की जगह 34 होता तब तो बात करते। लेकिन वैसे भी एक बात ये समझने वाली है कि 43 में कुछ जोड़ोगे तो 34 तो तब भी नहीं होगा। तो ये तो गलत हो गया। 34 में 9 जोड़ के क्या 43 हो रहा है? हाँ सर हो रहा है। तो ये मेरा आंसर है। हाँ जी, अगर आप डिटेल में कर रहे हैं तो यहां मेरा उद्देश्य ये कि इन 15 सवालों जो मैं यहां डिस्कस करा रहा हूं, इन 15 सवालों के थ्रू 15 नए कॉन्सेप्ट आपके तैयार हो जाएं। देखिए यार, कोई भी 2 अंकों की संख्या होगी ना तो उसको हम लिखते हैं 10 गुना दहाई का अंक जमा इकाई का अंक। ये है संख्या। अब सवाल में कह रहा है कि भाई 10a प्लस b, ये 2 अंकों की संख्या है। अगर मैं इसमें 9 जोड़ दूं, यानी कोई नंबर है ए बी, तो कह रहा है कि इसे जब पलटेंगे, मतलब 9 जोड़ेंगे तो संख्या के अंकों का क्रम पलट जाता है, बी ए बन जाता है। तो ये बन जाता है 10b प्लस ए।
आपने कहा ठीक है। अब ये 10 ए इधर लाएंगे तो माइनस का होगा, तो 10 में से गया 9 और बी इधर आएगा तो माइनस का 9 बी और इक्वल टू आ गया -9। पूरे में से -9 कोमा ले लेंगे तो बचेगा बी माइनस ए बराबर 1। बी माइनस ए बराबर 1। और हमें कहा कि दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट है यानी ए इंटू बी है, ये दे रखा है 12। तब ऐसे दो नंबर जोड़ेंगे, सोचेंगे जिनको गुना करें तो 12 और उनका अंतर हो 1, तो आप कहेंगे कि सर भाई 1 गुना 12 हो सकता है, पर 12 तो अंक ही नहीं है, क्योंकि अंक तो 0 से लेकर 9 तक होते हैं। तो सर हम ये कर सकते हैं, और ध्यान रखना ए छोटा लेना है, 2 और 6 ले सकते हैं, लेकिन 6 में 2 का डिफरेंस करेंगे तो एक आएगा नहीं। दूसरा हम 3 और 4 ले सकते हैं, 3 और 4 का डिफरेंस एक सेट हो रहा है, तो इसका मतलब नंबर होगा 34। नंबर हो जाएगा 34। ये डिटेल करने का तरीका। यहां ही 2-3 छोटी छोटी बातें समझा रहा हूं जो हमेशा ध्यान रखनी पेपर में। मेरे बच्चे, जब भी किसी 2 अंकों की संख्या का अगर अंकों का क्रम पलट दिया जाए और इसे लिख दिया जाए बी, अब आपसे यह कहा जाए कि भाई इन दोनों संख्याओं को जोड़ दो, तो मेरे बच्चे इन दोनों संख्याओं को जब जोड़ेंगे डिटेल लिख के, तो ये हमेशा ही 11 का मल्टीपल बनेगी। यानी अगर कोई नंबर और उसके अंकों का क्रम पलट के कोई नंबर बनाया गया, तो मेरे बच्चे ऐसे केसेस में जो उत्तर आएगा जोड़, वो हमेशा ही 11 से भाग जाएगा या 11 का मल्टीपल होगा। ऐसे ही अगर इनका डिफरेंस निकाल दें, तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों इनका जो डिफरेंस होगा वो हमेशा ही 9 का मल्टीपल होगा, 9 का गुणनखंड होगा, मतलब 9 का गुणज होगा। ठीक है जी। या उनका जो अंतर होगा वो 9 से हमेशा भाग जाएगा। ऐसे ही मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं कि 3 अंकों की कोई संख्या है ए बी सी, अगर इसके अंकों का क्रम पलट दिया जाए और सी बी ए बना दिया जाए, तो ऐसे में आपसे कभी भी जोड़ नहीं पूछेगा, हमेशा डिफरेंस पूछेगा। तो जब सी बी ए, इसमें खास बात यह रहती है कि बीच वाला बीच में ही रह जाता, ये वाला इधर और ये वाला इधर ऐसा जाता, तो ये वैल्यू हमेशा ही 99 का मल्टीपल होती है मेरे बच्चे। और यहां अंकों का अंतर आ जाता है, सी माइनस ए लिख लो या ए माइनस सी, जो बड़ा होगा उसमें से छोटा घटा। बस इतनी बात यहां सीखने की थी और यहां से आपका क्विक रिवीजन हो गया। अब इस सवाल पर आता है। कहता है यार एक आदमी है, उसने 50,000 रुपए का निवेश किया है। कहता है मेरे दोस्त 50,000 रुपए का उसने निवेश किया है। कहता है यार पहले 2 साल है ना, लगातार उसे 4% का कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है। आखिरी में देखोगे लिखा हुआ चक्रवर्ती ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट मिला है। 4% की फ्रैक्शन क्या होती है? आप कहेंगे 1/25। 1/25 मतलब हर साल 1/25 ब्याज होगा, मतलब 25 से 1 बढ़ के 26 हो जाएगा, तो 26/25। अगले साल भी यही 26/25 चक्रवर्ती ब्याज गुना होगा। अब कहता है उससे अगले 2 साल, उसके अगले 2 साल ये रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगी 5%, ये ब्याज की दर हो जाएगी 5%। तो मेरे बच्चे 5% की फ्रैक्शन है 1/20, तो 20 से फिर 1 बढ़ के 21 हो जाएगी, तो 21/20, 21/20। बहुत सुंदर। अब और कहता है जी तीसरे साल ये जो कहानी है, यानी सॉरी 5वें साल जो ये कहानी है, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है 10%। 10% की फ्रैक्शन होती है मेरे बच्चे 1/10, यानी 10 से 1 बढ़ के हो जाता है 11, तो ये हो जाता है 11/10। अब कह रहे हैं यार आंसर बताइए क्या होगा। देखिए मेरे दोस्त, सबसे पहले और साधारण सी बात समझिए, अगर आपको परसेंटेज में हाथ तंग है तो यूट्यूब पे जा ही रहे, यूट्यूब पे जाल के डालना परसेंटेज बाई राकेश यादव, आपको परसेंटेज की पूरी लंबी वीडियो निकल के आ जाएगी, उसको एक बार देख लीजिए। जिंदगी भर में परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस और परसेंटेज से रिलेटेड किसी चैप्टर में डाउट नहीं होगा। आइए समझिए। अब यहां 2 कार्रवाइयां हो सकती हैं, एक तो मूर्खों वाली डिटेल और एक समझदारों वाली शॉर्टकट। अगर मैं समझदार होता तो इससे पहले भी ये बिना करे भी कर सकता था सवाल को, लेकिन थोड़ा सा मूर्ख बन के भी काम करते। देखो एक बात तो समझ में आई कि यहां पे 3 मौजूद है, यहां पे भी 3 मौजूद है, इसका मतलब इस सवाल का आंसर हर हाल में 9 का मल्टीपल होगा, मतलब इस सवाल का आंसर 9 से भाग जाएगा। 9 से भाग देना आसान है, 5 5 10 और 8 18 भाग हो गए। 6 और 2 8 और 5 13 भाग नहीं गया। 5 5 10 8 18, 5 5 10 6 16 2 18 भाग जा रहा है। 5 5 10 8 18,
5 5 10 और 8 18, ये भी भाग जा रहा है। यहां देखते हैं 5 5 10 और 8 18, 6 5 11 2 13। तो हमें यहां से ये पता चल गया कि सर ऑप्शन डी गलत है और मेरे बच्चे ऑप्शन ए गलत है। यानी जो भी मेरा आंसर होगा वो हर हाल में या तो सी में से सही होगा या फिर बी में से सही होगा। ए और डी मेरे बच्चे ऑप्शन कट गए, या तो बी ठीक लिखूंगा या सी। अब अगर थोड़ा सा भी मैं समझदार हूं तो मैं इस बात को समझूंगा कि भाई अब मेरा जो भी आंसर होगा वो 11 का मल्टीपल भी होना चाहिए। 11 का मल्टीपल भी आसानी से ढूंढा जा सकता है। देखो कैसे भाई, 6 और 5 11, 11 5 16, 16 2 18। यहां देखे तो 5 और 8 13, 13 और 5 18 भाग जा रहा है, डिफरेंस आ गया 0, ये 11 से भाग जा रहा है। यहाँ 8 6 14, 14 और 5 19, 19 और 5 24, 5 5 10 2 12, 24 में 12 गया, 12 ही भाग। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन सी मेरा यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर, पहला तरीका ही है। अब अगली बात क्या, एक काम तो हम यहाँ कर ही सकते हैं। दूसरी चीज, जैसे ही मैंने रेट 10% देखा था, जैसे ही मैंने रेट 10% देखा था तो मैं समझदार स्टूडेंट होता तो सीधा पता था 10 से 11 हुआ होगा, यानी जो भी मेरा आंसर होगा वो 11 का मल्टीपल होगा। तो मेरा पहला ही एफर्ट ये हो सकता था कि मैं 11 का मल्टीपल ढूंढता बजाय कि ये सब करने के। लेकिन अगर मुझे कैलकुलेशन भी करनी हो तो कैलकुलेशन बहुत तुरंखा चीज नहीं होती, बहुत आसान सी चीज होती है। सिंपल सिंपल स्टेप में काटना होता है। भाई 25 से काटेंगे तो 25 दूनी 50, 2000 आया। फिर इस 25 से काटेंगे, 25 8 200, 80 आया। उसके बाद 20 से काटेंगे तो देखो यार 20 से भी क्यों ही काट रहे हो यार तुम। अब तुम एक काम करो, देखो जीरो से तो जीरो निपटाते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ऊपर 2 आ गया और नीचे आ गए 2 जीरो। अब मुझे पकड़ना चाहिए यूनिट डिजिट, क्योंकि सबका यूनिट डिजिट देखें तो 0 0 5 2 आ रहा है। तो देखो 2 6 12 2 आया, 2 6 12 2 आया, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2। यानी जो भी मेरा आंसर होगा उसका आखिरी अंक 2 होगा और आखिरी डिजिट 2 केवल एक ही ऑप्शन में, दैट इज ऑप्शन सी। तो मेरे बच्चे यूनिट डिजिट से भी मैं इस सवाल को कर सकता। आइए आगे, कह रहा है यार एक दवा भंडार अपनी दवाओं पर 18% का डिस्काउंट देता है और फिर कम हुई कीमत पर 3% का एक और डिस्काउंट दे देता है अगर कोई वॉलेट से भुगतान करता है। तो कहते हैं एक आदमी ने 1200 रुपए कीमत की दवाएं खरीदी तो उसके लिए कितना पैसा पे करना होगा। देखिए आप, अगर मैं बावला हूंगा तो ऐसे लिखूंगा कि भाई 1200 रुपए की चीज है, 18% डिस्काउंट दिया है। 18% की जगह मैं यहां 82% लिख सकता हूं सीधा, कि भाई 82% चीज दी गई है और साथ में साथ 3% का मैंने और डिस्काउंट दिया। तो 3% की जो फ्रैक्शन बनी 3/100 यानी 97/100 में बेच दी गई। एक काम तो मैं यहां से सीधा सीधा उठा सकता हूं कि भाई 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, मतलब 2 जीरो बची, यानी डेसिमल के बाद 2 डिजिट आने। अब मुझे देखना है कि ऑप्शन में लास्ट डिजिट क्या है। तो 2 दूनी 4, 4 7 28, यानी जो भी मेरा आंसर होगा उसका आखिरी अंक 8 हो। अब आखिरी अंक 8 यहां है, जवाब है नहीं, यहां है नहीं, यहां है नहीं, यानी मेरे बच्चे ऑप्शन ए। थोड़ा समझदार बच्चा अगर होता तो ये सब नहीं करता, वो सीधा सीधा देखता है कि यार 18 और 3 को देखें, सक्सेसिव अगर लगाते हैं दिमाग में तो 18 और 3 21 हो गया, 18 3 54, यानी 20.4 मैं कह रहा हूं अगर 20% भी डिस्काउंट दे देता तो भैया 20% का लो, 20% डिस्काउंट तो 80% पे बेचता। तो 1200 का 80%, 12 8 96, यानी 960 से थोड़ी छोटी वैल्यू। ये 960 से बड़ा था, ये 960 से बड़ा था, ये माशाल्लाह बहुत छोटा था, तो बचा ऑप्शन ही। हमें लिख के करने की जरूरत ही नहीं थी। समझाता हूं मैंने क्या कहा। मैंने ये कहा कि भाई पहले आपने डिस्काउंट दिया 18% का, फिर आपने डिस्काउंट दिया 3 का, तो सक्सेसिव का फॉर्मूला एक्स प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई बाई 100, 18 गुना 3/100। 18 और 3 21, माफ करिएगा, माइनस 0.54, 18 3 54 होता है, घटाएंगे तो 20.46। अब मैं कह रहा हूं कि यार मोटा मोटा अगर मैं 20% भी डिस्काउंट ले लूं तो भाई 1200 का 20% कितना होता है, 240। तो 1200 में 240 घटाऊंगा तो आंसर 960 आएगा, यानी आंसर 960 के आसपास ही मिल रहा है। तो ऑप्शन ही, मैं क्यों इतना मेहनत करूं, है ना। और मुझे ये सब डिटेल भी नहीं करना। आइए
देखिए यार, रेशियो का सवाल है। एज में ऐसे सवाल आपने पढ़े होंगे। कहता है ए और बी के वेतन क्रमशः 3:5 में। मेरे प्यारे बच्चों, जो भी मेरा भाई दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा है वो इन 20 मॉक टेस्ट को रगड़ के निकल जाए। शुरुआत के 3 मॉक टेस्ट हल्के इजी रख रहे हैं, उसके बाद बिल्कुल टॉप नॉच क्वेश्चन होंगे और बढ़िया सवाल होंगे। ये जो 3 सेट मैंने बनाए, ये सारे के सारे पीवाईक्यू से उठाए हुए हैं, यानी दिल्ली पुलिस में जो पीछे आए हैं उन्हीं से मैंने उठाया। फिर धीरे धीरे 1-1, 2-2% लेवल बढ़ाएंगे। आए, कहते हैं इनकी सैलरी का रेशियो 3-5 है। अब अगर दोनों में 70-70 हजार का इंक्रीमेंट कर दें तो कहता है रेशियो हो जाता है 5:6। देखिए यार, डिटेल आपको टेस्टविल ऐप पे भी सॉल्यूशन मिल गया। और भाई बहुत सारे बच्चे इसमें क्या कर रहे हैं कि जब गूगल प्ले स्टोर पे जा रहे हैं तो इसमें स्पेस डाल दे रहे हैं। टेस्टविल में स्पेस नहीं डालना, पूरा ही है टेस्टविल, है ना। देखिए यार, यहां पे भी गैप उतना ही होना चाहिए और यहां पे भी गैप उतना ही होना चाहिए, क्योंकि 70 हजार इसमें भी जोड़ा है, 70 हजार इसमें भी जोड़ा है। नहीं तो डिटेल करना हो तो मान लेते हैं कि ए की तनख्वाह 3x थी, बी की 5x थी। 70 हजार रुपए यहां बढ़ा दिया, 70 हजार यहां बढ़ा दिया, अब रेशो हो गया 5-6। लेकिन इस आधार पे सिलेक्शन नहीं होगा, ये बहुत लेंथी मेथड है। पेपर में कैसे सोल्व करना उस बात पर है। देखिए दोस्त, तरीका ये होना चाहिए कि भाई 3 और 5 के बीच का अंतर, 5 और 6 के बीच का अंतर 70 हजार होना चाहिए। यहां देख रहे हैं तो 2 का डिफरेंस आ रहा है, यहां देख रहे हैं तो 1 का डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस बराबर ही नहीं आ रहा। जबकि जो चीज यहां जोड़ी है वही चीज यहां जोड़ी। आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा एज वाला, आयु वाला, आयु वाले चैप्टर में मैंने ये काम कराया। अब आपको एक काम करना होगा, क्या, जब भी ये डिफरेंस सेम ना आए तो इसका एक जुगाड़ होता है। जुगाड़ क्या, कि भाई इन दोनों का अंतर ले लो, 5 और 6 का अंतर 1, उसे यहां गुना कर दो तो आपको भी 1 से गुना करके यही आएगा। 3 और 5 का अंतर ले लो, कितना है 2, 2 से यहां गुना कर दो। अब देखना, यहां 3 था, यहां हो गया 5 दूनी 10, तो 3 और 10 के डिफरेंस 7। यहां 5 था, अब 12 हो गया, तो 5 में 12 लाने के लिए क्या जोड़ा होगा, 7 यूनिट। जबकि एक्चुअल में दोनों में जोड़ा है 70 हजार। तो भैया 7 यूनिट 70 हजार रुपए को, तो 1 यूनिट की वैल्यू 10 हजार। तो हमसे पूछा कि ए की वर्तमान वेतन ज्ञात करिए, क्या होगा। ए का वर्तमान वेतन हमें बताना है क्या होगा। तो भाई ए का वर्तमान वेतन तो 3 यूनिट था, तो 1 यूनिट 10 हजार, तो 3 यूनिट हो जाएगा 30 हजार। यानी ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर। देखिए यार, बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा सवाल है। कहता व्हाट मिनिमम फ्रैक्शन शुड बी एडेड टू दिस दैट द सम विल बिकम एन इंटीजर। सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हैं, दिल्ली पुलिस में पूछे हुए। कहते यार, इन भिन्नों में क्या जोड़ें कि पूर्णांक हो जाए। पूर्णांक का मतलब होता है मेरे बच्चे, जो पूर्ण अंक हो, जो भिन्न में ना हो। तो एक बात बताओ, जो मेरे अच्छे बच्चे हैं, जो समझदार बच्चे हैं, वही बात जानते हैं कि सर ये 3 तो ऑलरेडी पूर्णांक है। भाई एक बात बताओ, 3:2/3 का मतलब क्या हुआ। तो आप कहेंगे सर इसका मतलब ये होता है कि 3 + 2/3। इसका मतलब यही होता है, और कुछ थोड़ी होता है। 3 + 2/3, तो 3 अलग करो, 2/3 अलग करो। तो 3 तो ऑलरेडी पूर्णांक है, और मुझे ये पता करना है कि इसमें क्या जोड़े कि पूर्णांक बन जाए। वो ये नहीं पूछ रहा कि क्या बन जाएगा, वो कह रहा क्या जोड़े। तो यानी ये तो पूर्णांक है 3, तो मुझे सिर्फ 2/3 लेना है। तो मैं अगर अच्छा बच्चा हूं, जो कि मैं हूं, तो मैं 3 हटाऊंगा, 6 हटाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी पूर्णांक है, 4 हटाऊंगा, 7 हटाऊंगा। अब मेरा जो जोड़ तोड़ होना चाहिए वो ये, यार मुझे इन सबको जोड़ना है, इन भिन्नों को। एलसीएम देख रहे हैं, 3 12 36 12, तो सबको 36 बनाते हैं, है ना। सबको 36 बना दें, या कहो तो काट दें इसे, 9 एकम 9, 9 चौक 36, 1/4। सबको 12 बना लो, आसान रहेगा। भाई 9/36 कट जाएगा, 1/4 था, तो सबको 12 बनाते हैं। तो 12 बनाने के लिए 4 से गुना, 4 दूनी 8, यहाँ 12 है ही तो 7 ही रहेगा। यहाँ 12 बनाने के लिए 3 से गुना, तो 3, यहाँ 12 है ही तो 1, 7 3 10 और 11 और 8 19। तो ये जो वैल्यू आई 19/12।
अब अब आप जानते हैं 12 एकम 12 बचा कितना 7/12। अब एक तो पूर्णांक है तो इसको हटा दो। अब 7/12 में क्या जोड़े कि पूर्णांक बन जाए, तो आप कहेंगे सर 5/12, 12/12 कट के एक आ जाएगा। और यही हमसे पूछा हुआ है, यानी ऑप्शन डी। बहुत बच्चे क्या करेंगे, इनको सोल्व करेंगे, सोल्व नहीं करना है, पूर्णांक लेना है, यानी कंप्लीट इंटीजर लेना है। कहते हैं यार देयर वाज एन एरर ऑफ 5% मोर इन मेजरिंग द साइड ऑफ स्क्वायर। कहता है एक वर्ग है, वर्ग की किसी भुजा को मापने में 5% की गलती कर दी। देखिए दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तो सक्सेसिव, फार्मूला होता है x प्लस वाई, अगर बढ़ा ही रहे हैं तो एक्स वाई बाई 100। तो अगर 5% का इंक्रीज या डिक्रीज हो गया है तो भाई 5 जमा 5 × 5/100। आप कहेंगे ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है ना, वो भुजा गुना भुजा होता है, और यहां क्षेत्रफल की बात हो रही है, भुजा गुना भुजा होगा, मतलब एक का प्रभाव दूसरे पर होगा, इसलिए सक्सेसिव लग गया। अब देखेंगे तो 5 और 5 10, और ये 0.25 10.25 मेरा आंसर। दूसरा, अगर आप ये सब नहीं करना चाहते तो आप ऐसे भी तोड़ सकते थे कि भाई 5% की भिन्न हुई 1/20। तो कोई धन एक साल में 20, मतलब सॉरी 20% बढ़ी, तो एक भुजा 20 से 21 हुई, तो दूसरी भुजा भी 20 से 21 हो गई। या हम यूं कह सकते हैं कि भाई स्क्वायर की जो साइड है वो बेसिकली 20 से 21 हो गई। तो एरिया क्या होता है साइड का स्क्वायर, तो 20 का वर्ग 400 और 21 का वर्ग 441। तो हम ये कह देते हैं जी जो एरिया है वो 400 से 441 हो गया। कितना बढ़ गया जी 41, किस पे जी 400 पे। तो 100 पे कितना, 4 से काटोगे तो 10.25 मेरा आंसर। मेरे प्यारे बच्चों, दिल्ली पुलिस के लिए एक डेडिकेटेड टीम आप लोगों के लिए लगा दी गई। दिल्ली पुलिस स्पेशल बैच है, और ये स्पेशल बैच हर एक एग्जाम के लिए है। चाहे आप कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, या आप ड्राइवर की तैयारी कर रहे हो, या हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की तैयारी कर रहे हो, या AWO या TPO की तैयारी करने लग रहे हो, मेरे बच्चे ये हर एक पोस्ट के लिए कंप्लीट बैच बनाया गया है। जैसे अगर आप मेरे प्यारे बच्चों तैयारी कर रहे हैं केवल कांस्टेबल की, तो कांस्टेबल में इंग्लिश नहीं पूछी जाती, ड्राइवर नहीं पूछा जाता, है ना, और बहुत सारी चीजें नहीं पूछी जाती। तो हमने क्या किया, एक कंप्लीट बैच बनाया, और उसके अंदर इंद्रजीत सर इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, ड्राइवर का ड्राइवर वाला पोर्शन पढ़ा रहे हैं। चूंकि AWO और इनमें साइंस का पोर्शन ज्यादा होता है, तो पूरी साइंस की टीम लगी हुई है। तो मेरे बच्चे ये एक कंप्लीट बैच है, और इसकी फीस है 999 रुपए। अब मैं आपको समझाता हूं कि कैरियरवेल ऐप पर आप इस बैच को कैसे परचेज कर सकते हैं। ये बैच 26 सितंबर को स्टार्ट हुआ था, तो अभी तक जो क्लासें हुई हैं वो सारी क्लासें आपको रिकॉर्डेड मिल जाएंगी, और आगे की क्लासें आप लाइव देख पाएंगे। तो आइए मेरे बच्चे अब इस पे आगे बढ़ते हैं। मेरे बच्चे सबसे पहला काम ये कि कैरियरवेल ऐप डाउनलोड कर लीजिए। कैरियरवेल ऐप टेस्ट सीरीज के लिए हमारा दूसरा ऐप है टेस्टविल। पढ़ने के लिए कैरियरवेल ऐप डाउनलोड करेंगे। जैसे ही कैरियरवेल ऐप डाउनलोड करेंगे तो यहाँ होम है, बैचेज है, तो यहाँ बैचेज पे जाना आपने, बैचेज क्लिक किया। बैचेज क्लिक करने के बाद ऊपर आपको कैटेगरी दिखाई दे रही है, तो न्यू है, फिर SSC वाली कैटेगरी दिखाई देगी, फिर टीचिंग वाली है, फिर बैंकिंग है, फिर डिफेंस है, फिर स्टेट एग्जाम। तो जैसे ही ये स्टेट एग्जाम लिखा दिखाई दे रहा है, स्टेट एग्जाम को आप क्लिक करिए। स्टेट एग्जाम क्लिक करेंगे, स्टेट एग्जाम क्लिक करेंगे तो मेरे बच्चे यहां एक बैच दिखाई दे रहा है, दिल्ली पुलिस 2025 स्पेशल बैच। ये एक ऐसा बैच है जिसके अंदर मेरे बच्चे, चाहे आप ड्राइवर की तैयारी कर रहे हो, या कांस्टेबल की, या हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की, या फिर AWO TPO किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हैं, तो ये है दिल्ली पुलिस 2025 स्पेशल बैच। ये मेरे बच्चे हमारा 23 सितंबर को स्टार्ट हुआ था, ठीक है जी। और अभी इसमें बहुत सारी चीजें हो चुकी हैं, तो जैसे ही आप यहाँ आएंगे तो यहाँ आप इसे बाय नाउ कर सकते हैं। यहाँ सिलेबस मैथ में क्या क्या क्लासें हो चुकी है, मैथ्स का पूरा VOD भी डाल रखा है, 11 क्लासें लाई हो चुकी है, VOD भी डला हुआ है। इंग्लिश की 20 क्लासें हो चुकी है, रीजनिंग की 18 क्लासें हो चुकी हैं। एक एक चीजें आपको सारी यहाँ देखने को मिलेगी, और आप यहाँ बाय नाउ करेंगे। जैसे ही बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, यहाँ प्रोसीड टू पे करके मेरे प्यारे बच्चों आप अपने बैच को परचेज कर सकते हैं। ये तरीका होगा मेरे दोस्त। यहां मेरे बच्चे फिर जैसे आप प्रोसीड करेंगे तो उसके बाद चाहे आप UPI के थ्रू करें,
या मेरे बच्चे नेट बैंकिंग के थ्रू करें, जैसे भी करें उसके बाद आप पे करके कंटिन्यू कर दीजिए। तो ये तरीका होगा इस बैच को परचेज करने का। देखिए मेरे भाई, सवाल में कह रहा है कि एक वायर है, 1 mm उसका डायमीटर है। अगर डायमीटर 1 mm है तो उसकी रेडियस जो हो जाएगी उसकी आधी हो जाएगी, सो इट वुड बी 0.5 mm, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 mm। मर्जी हमारी है ना। कहते हैं यार ये जो वायर है ना, इसका वॉल्यूम है 44 सेंटीमीटर क्यूब। इसका आयतन, देखिए आयतन पहचानने का तरीका है कि घन सेंटीमीटर दे रखा है। तो कह रहा है यार उस तार की लंबाई ज्ञात करिए। आप जानते हैं वॉल्यूम में पाई आर यूज होने वाला है। अब ये है सेंटीमीटर में और ये है मिलीमीटर में। तो मेरे बच्चों, लेंथ चेंज करने का एक फार्मूला होता है। सबसे पहले लिखते हैं किलो, फिर लिखते हैं हेक्टा, फिर लिखते हैं डेका, यहां लिखते हैं लेंथ, मतलब जो एक्चुअल वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू। इसके बाद आता है मेरे बच्चे क्या, सेंटीमीटर, डेसी, सेंटी और मिली, ऐसे समझ लो। थोड़ा कम समझ में आएगा क्योंकि कन्वर्जन की वीडियो है और इस पे ना जाने सीजीएल लो, सीपीओ लो, कहीं पे भी सवाल टकराते हैं। मैंने अपने बैच में इसको पूरा डिटेल में पढ़ाया हुआ है ताकि हर एक बच्चा समझ पाए इस कहानी को। देखिए दोस्त, कहानी क्या है, अगर यहां मैं मीटर ले रहा हूं तो यहां मीटर आ जाएगा। मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूं ताकि आपके पास जो भी चीज मिले वो काम की मिले। देखिए मेरे बच्चे, ये हुआ किलोमीटर, अगर मैं मीटर ले रहा हूं, ये हेक्टामीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। जब भी ऐसे सवाल आए तो के एच यानी किलो, हेक्टा, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली, ये चीजें ना बार बार लिखते रहिए, याद रहेगी। जब भी मेरे बच्चे आप यहां से इधर जा रहे हो तो 10 से गुना करते चले जाओ, है ना। जैसे मैं कहूं कि यार 5 मीटर में कितने डेसीमीटर बनेंगे, 5 मीटर में कितने डेसीमीटर बनेंगे, तो आप कहेंगे कि सर मैं यहां से यहां जा रहा हूं ना, तो 10 से गुना करूंगा तो 50 डेसीमीटर बनेंगे। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि भाई मुझे बताओ 5 मीटर में कितने मिलीमीटर बनेंगे, तो आप कहेंगे देखो एक कदम कूदा, दूसरा और तीसरा, तो इसे 10 की पावर 3 से गुना कर दो, तो यह आएगा 5000 मिलीमीटर। समझ गए। अगर मैं आपको कहूं कि यार ये बताओ 7 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, तो आपको ये देखना कि यहां से कितने कदम चूमने पड़े, 1, 2, 3, 4, 5, 6। भाई ये पूछा हुआ है तो इसका मतलब इसे गुना कर दोगे 10 की पावर 6 से, ये हमारा आंसर आ गया। लेकिन अगर मान लीजिए मैंने आपसे पूछा होता कि मुझे आप ये बताओ 7 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो आप कहते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5, ये पांचवा कदम है, तो ये हो जाएगा मेरे बच्चे 10 की पावर 5। दिस वुड बी माय डियर स्टूडेंट इज योर राइट आंसर, हाँ या ना। तो ये तरीके होते हैं इसको करने के। लेकिन अगर मेरे दोस्त आप उल्टा आ रहे हैं, उल्टा का मतलब, उल्टा यानी आप यहां से उल्टा जा रहे हैं, मैं आपको ये कहूं कि यार 7 मिलीमीटर है, एमएम का मतलब मिलीमीटर, 7 मिलीमीटर में कितने डेसीमीटर होंगे, कितने डेसीमीटर होंगे, कितने डेसीमीटर होंगे, ये बताइए। तो आप यहां कहेंगे कि देखो सर हम हैं यहां और यहां से अब वापसी आ रहे हैं, तो एक कदम चूमा, दूसरा कदम, तो अगर उल्टा आ रहे हो तो 10 की पावर 2 यानी भाग देना है 10 से, 10 से भाग देना है। लेकिन यहां एक और दो कदम है तो 10 की पावर 2। तो अगर 7 मिलीमीटर को डेसीमीटर में बदलोगे ना तो ये 100 हो गया, तो इसे भाग दोगे तो आएगा 0.07। हाँ जी,
अगर मैं आपसे ये कह देता कि यार 7 मिलीमीटर को ना आप मुझे हेक्टामीटर में बताइए कितने होंगे, तो आप कहेंगे कि देखो मिली यहां और हेक्टा यहां, उल्टा चलना है। तो 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम, 5 कदम। तो यहां सर भाग देना होगा 10 की पावर 5 से। बस ये एक बेसिक फंडा है, जिसे आप समझ गए तो जिंदगी बहुत मजेदार हो जाएगी, आसान हो जाएगी। अब मैं आता हूं अपने सवाल पे। मुझे यहां मिलीमीटर से और सेंटीमीटर चाहिए, मिलीमीटर से सेंटीमीटर चाहिए। तो अगर मैं आपको यह कहूं कि यार मुझे 1/2 मिलीमीटर को 1/2 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, तो आप कहोगे देखो सर मिली दे दिया, सेंटी पे आना है, यहां से उल्टा आ रहा है। अगर आप उल्टा आ रहे तो 10 से भाग, तो सर इसे 10 से भाग देना होगा, मतलब बटे 10 करना होगा। तो हम कहेंगे 1/20 सेंटीमीटर। 1/20 सेंटीमीटर छोटी चीजें हैं मगर मोटी चीजें, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अब नेक्स्ट टाइम हो सकता है यहां मीटर की जगह किलोग्राम लिखा जाए, तो भी सेम काम होगा ना, सॉरी किलोग्राम नहीं, ग्राम लिखा जाए, बेसिक यूनिट ग्राम लिखा जाए, तो भी सेम ही काम होगा। कैसे? अगर मैं आपको कहूं कि भाई 12 किलोग्राम में कितने मिलीग्राम होंगे, कितने मिलीग्राम होंगे, मिलीग्राम होंगे, तो हाउ वुड यू फाइंड इट? तो तरीका वही जो राम रजी राखा कि भाई किलो से आपको मिली जाना है। तो 1, 2, 3, 4, 5 और छठा, तो छठी मंजिल पे जाना है और सीधा सीधा जा रहे तो 10 की पावर 6 से गुना। है ना? यानी यहां हो सकता है ग्राम दे दे, यहां हो सकता है सेंटीमीटर दे दे, लेंथ वाइज बांट दे आपको, ठीक है जी, या ग्राम दे दे। समझ रहे हो ना मेरी चीजें? यानी इन चीजों में पूछेगा, तरीका यही है। तो हमें पता चल गया कि भाई 1/2 मिलीमीटर में अगर सेंटीमीटर बदलेंगे तो 1/20 सेंटीमीटर होगा। तो यहां अगर मैं लिखना चाहता इसे सेंटीमीटर में, तो आई कैन राइट इट 1/20 सेंटीमीटर एंड यू डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम इन दैट पोर्शन। इज दैट ओके? ओके। अब मेरे बच्चों ये बेलन हुआ, देखिए आराम से पढ़ेंगे, मेरा तरीका ही बहुत प्यार से पढ़ाने का। इसकी जो रेडियस है इट इज 1/20। हाँ जी। और मेरे बच्चे इसकी लेंथ या हाइट मुझे बतानी, इसका वॉल्यूम मुझे दे रखा है, तो वॉल्यूम का फार्मूला होता है पाई यानी 22/7 r², यानी 1/20 का वर्ग। तो 1/20 का वर्ग करूंगा तो 1/400 लिख देता हूं सीधा, इंटू h, और ये है 44 के। ये सब सेंटीमीटर में चल रहा है। 22 से काटेंगे 2 आया, बिल्कुल ठीक है सर। अब अगर h की वैल्यू देखें तो ये आएगा, 2 को 4 से गुना करेंगे 800, और 7 चौक 28, 28 दूनी 5600। ये आया सेंटीमीटर में, लेकिन मुझे आंसर किस में चाहिए? मीटर में। मैं इसका शॉर्टकट भी समझूंगा, लेकिन पहले प्यार से समझ लेते हैं मीटर में। तो भाई ये बताओ, सेंटीमीटर से मीटर आना हो तो क्या करना हो? तो सेंटी से वापसी आ रहे हो मीटर पे, तो 1 कदम चले 2 कदम, तो 10/2 से भाग देना होगा, यानी 10 की पावर 2 से भाग दो। 10 की पावर 2 यानी 100, 100 से काटा तो आंसर आया 56 mm, ना 56 मीटर, यानी मेरा आंसर आया 56 मीटर। ये तो था मेरे बच्चे डिटेल इस क्वेश्चन को करने का तरीका। अब करते हैं शॉर्टकट पे बात। जैसे ही हम इस सवाल में आए, हमने वो चेंज भी नहीं किया, तब भी हम एक बात यहां समझ गए थे कि भाई मेरी जो भी हाइट आएगी यहां बटे 7 होगा और ये 7 गुना होगा यहां, यानी मेरी हाइट हर हाल में 7 का मल्टीपल होगी। तो मुझे ऑप्शन देखना है कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो 7 से भाग जा रहा है। 45 भाग नहीं जा रहा, 64 भाग नहीं जा रहा, 50 भाग नहीं जा रहा, केवल 56 भाग जा रहा। वही मेरा आंसर ऑप्शन सी। यही तरीका सवालों को रीड करने का और जवाब देने का। और ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हर वीडियो में मैं ऐसे ही समझाऊंगा, इसलिए इन वीडियो को सेव कर लीजिए और भाई शेयर जरूर कर देना। अब आप लोगों के साथ की जरूरत है, ताकि हम हर बच्चे तक अपनी क्वालिटी कंटेंट पहुंचा सके,
पूरी टीम जो मेहनत कर रही है, जो टेस्ट आपके लिए तैयार किए हैं, टेस्ट विल ऐप, उस तक आप पहुंच पाए। आइए, कहता है बाई सेलिंग एन आइटम फॉर ₹810 ए प्रॉफिट ऑफ दिस इज अर्न। कहता है यार 810 रुपए में बेचने पर एक आर्टिकल को हमें 12.5% का प्रॉफिट हो रहा है। 12.5% का प्रॉफिट हो, बिल्कुल ठीक है। कहता है यार इसी आर्टिकल को अगर हम 630 में बेचे, ये नया सेलिंग प्राइस है, तो कहता है कुछ जमाने में बदल जाएगा कि जमाना ऐसा ही रहेगा। देखिए मेरे दोस्त, एक तरीका है बेसिक वाला कि हम पहले यहां इसे कैलकुलेट करें, प्रॉफिट निकालें, फिर हम सीपी निकालें, सीपी से यहां रिलेट करें, फिर प्रॉफिट निकालें या लॉस निकालें, फिर लॉस परसेंट। दूसरा, मैंने आपको क्लास में परसेंटेज पढ़ाते वक्त ये बताया था कि जब भी किसी क्वेश्चन में कंपैरेटिव वैल्यू चाहिए, कंपैरिजन का मतलब परसेंटेज पूछा हो, फ्रैक्शन पूछा हो, रेशियो पूछा हो, तो रियल वैल्यू लेने की जरूरत नहीं। और यहां सारे में परसेंटेज पूछा हुआ है, तो आप इनका रेशियो ले लीजिए। 9 7 63, 9 9 81, 9:7। हाँ जी, 9:7। हाँ है ना। अब मेरे बच्चे 12.5% की फ्रैक्शन होती है 1/8। मतलब अगर हमने चीज 8 में खरीदी थी तो 1 का कमाया था लाभ, तो बेची कितने में थी? 9 में। तो 9 यूनिट तो 9 को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 1, तो यानी प्रॉफिट हुआ था 1 का। अब मैं इस 8 वाली चीज को बेच रहा हूं 7 में, बिल्कुल ठीक है। तो क्या कमा रहा हूं? 8 की चीज अगर 7 में बेचूंगा तो क्या हो गया? लॉस। तो भाई 1 का लॉस हुआ किस पे? 8 पे। और 1/8 जो होता है वो 12.5% ही बनाता है। तो मेरा आंसर आ गया ऑप्शन ए। कहीं भाग दौड़ की जरूरत नहीं, सीधा चुपचाप से आराम से फ्रैक्शन मेथड से सीख जाओगे काम। आओ, कहता है वर्किंग अलोन ए कैन कंप्लीट ए वर्क इन 30 डेज। कहता है यार ये अकेला अगर काम करेगा ना तो 30 दिन लगेंगे, लेकिन 30 दिन में मेरा ये भाई दौड़ते भागते हुए सवाल कर देगा, मतलब काम कर लेगा। कहता है यार ए ने ना 10 दिन काम किया, फिर काम छोड़ दिया। तो ए ने अगर 10 दिन काम किया है तो मतलब ए के कितने दिन का काम बचा हुआ है? आप कहेंगे जी 20 दिन का काम बचा हुआ। अब कहता है कि जो काम बच गया है, जो काम शेष बच गया है, उसको बी ने पूरा किया है, उसको बी ने पूरा किया है, और कहता है अगले 32 दिन में पूरा किया है। तो यानी जो काम ए 20 दिन में कर रहा था, उसी काम को करने में बी को 32 दिन लगते हैं। तो कह रहा है यार दोनों मिलके पूरा काम कितने दिन में कर लेंगे? तो भाई रेशियो लेते हैं, 4 5 20, 4 8 32। तो यहां से ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया 8/5, यानी ए की एफिशिएंसी 8 तो बी की एफिशिएंसी 5। ए अगर एक दिन में 8 यूनिट काम करता और 30 दिन में पूरा काम खत्म हो रहा है, तो इसका मतलब टोटल वर्क हो गया जी 3 8 24 240। और कह रहा है यार दोनों मिल जाए, तो दोनों मिल जाए तो 8 और 5 13 यूनिट काम करेंगे एक दिन में। तो 240 से भाग देंगे, 13 एकम 13, बचा कितना? 11। 13 7 11 में, 13 8 104, यानी 18 सही समथिंग और 18 समथिंग। एक ही ऑप्शन है सी। देखिए यार, कहते एक परीक्षा हो रही थी, उसमें हर बच्चे के जो पेपर वाइज औसत अंक थे वो थे 67, एवरेज मार्क्स थे 67। देखिए यार, अगर मैं डिटेल में बात करूं तो मैं मान लेता हूं कि यार एन पेपर थे। कितने पेपर थे? एन पेपर थे। और एवरेज जो था, औसत जो दे रखा था वो 67 है, औसत है 67। ये 67 मार्क्स पर पेपर है, यानी प्रति पेपर औसत है 67 नंबर। अगर मेरे बच्चे डिटेल में करें तो एन पेपर थे, एन पेपर में 67 के हिसाब से टोटल नंबर कितने हुए? टोटल मार्क्स हो गए 67 इंटू एन। आपने कहा जी ठीक है, बिल्कुल ओके रिपोर्ट है। अब कह रहा है यदि भूगोल के अपने प्रश्न पत्र में 21 अधिक अंक और इतिहास के प्रश्न पत्र में 7 कम अंक पाए होते हैं,
यानी अगर भूगोल में 21 नंबर एक्स्ट्रा हो जाते और एक और जो पेपर था इतिहास, उसमें 7 नंबर कम आ जाते, तो टोटल नंबर इतने हो जाते। तो कहता अब जो औसत था ना वो 69 हो जाता। तो अब 67 की जगह हो जाता है 69 मार्क्स पर पेपर। तो भाई एन पेपर में 69 के हिसाब से कितने नंबर बन गए? 69 है, क्योंकि योग निकालने का फॉर्मूला होता है औसत गुना आंकड़ों की संख्या। अब इन्हें इधर उधर लाएंगे, एन की वैल्यू निकालेंगे और वो आ जाएगी 7। देखिए ये तरीका है मूर्खों का, इसमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन ये समझ गए होंगे आप सभी। अब हम बात करते हैं समझदारों वाले तरीके में। कैसे? देखिए अगर आप समझदार होते तो आप इस सवाल को ऐसे कर लेते कि भाई जो औसत है वो 67 से 69 हुआ, मतलब 2 नंबर बढ़ गए हर पेपर में। हर पेपर में 2 नंबर बढ़ गए कुल मिला के। और एक जगह कहा कि भाई 21 तो बढ़ गए एक सब्जेक्ट में और दूसरे सब्जेक्ट में 7 घट गए, तो मतलब 21 में 7 गया, तो कुल मिला के तो 14 ही नंबर बढ़े। तो टोटल 14 ही नंबर बढ़े और हर पेपर में 2 नंबर बढ़े, तो इसका मतलब पेपर कितने रहे होंगे? 7। बात ही खत्म, यानी टोटल 7 पेपर रहे होंगे। कहते हैं यार 5 घंटियां हैं, अपने आप क्रम से 12 मिनट, 8, 6, 3 और 10 मिनट के अंतराल पे बजती। कहता है इतने टाइम गैप के ऊपर आपस में बजती है। घड़ियों के पहली बार एक साथ बजने के बाद से लेकर अगले 12 घंटे में कितनी बार एक साथ बजेंगे? देखिए यार ये लाइन बहुत जरूरी है। पहली बार मजा नहीं आया, रंग बदलते। घड़ियों के पहली बार चालू होने के बाद हाउ मेनी टाइम द क्लॉक स्ट्राइक साइमल्टेनियसली इन द नेक्स्ट 12 आवर्स सिंस दे वर फर्स्ट स्टार्टेड। देखिए दोस्त, हमें इनका क्या लेना होगा? एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 120 मिनट। कैसे आया जी 120 मिनट? इस तरह है, देखो सर, 3 तो 6 में मौजूद है यानी एलसीएम में एक 3 आ गया, 2 यहां पे मौजूद है यानी 8 आ गया, 3 इसका हमने ले लिया, बचा 10, 10 का 5 लेना है क्योंकि 2 ले लिया था, तो 8 5 40 थी 120। अब आई 120 मिनट का मतलब बना 2 घंटे, यानी हर 2 घंटे में एक बार बजेंगे। तो 12 घंटे में कितनी बार बजेंगे? 2 से भाग देंगे तो 6 बार। लेकिन हम हमेशा आंसर में क्या करते थे? एक जोड़ के लिखते थे, क्योंकि एक शुरुआत में भी तो बजी होंगी। लेकिन इसने कहा कि पहले वाला छोड़ के, मतलब इस बार वो एक नहीं जोड़ने की कह रहा, तो मेरे बच्चे मेरा आंसर आएगा 6। छोटी मगर मोटी बात आए। कहता है यार अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट x% है और अब रेट ऑफ इंटरेस्ट x + 2% हो गई, मतलब वो ये कह रहा है कि अगर 100 रुपए ब्याज लो ना, 100 रुपए मूलधन होगा, प्रिंसिपल 100 रुपए हुआ, तो 2 रुपए अगर ज्यादा ब्याज लोगे हर साल, भाई 2% रेट बढ़ना मतलब 100 पे 2, यानी हम ये कह सकते हैं कि हर साल आप 2% ज्यादा ब्याज ले रहे हो। तो कहता है 2 सालों में, तो भाई 2 सालों में कितना ब्याज ले लोगे? 2 ईयर में आप कह दोगे जी 4% ज्यादा ब्याज ले लेंगे। और कह रहा है ब्याज जो फालतू लिया है वो 108 लिया है, तो यानी 4% की जो वैल्यू है इट इज 108। तो कह रहा है यार धनराशि बताइए, 100% का मान ज्ञात करिए। देखिए मूर्खों वाला आदमी तो ये करेगा काम कि भाई 4% की वैल्यू इतनी, तो 1% की कितनी, तो 100% की कितनी। समझदार कहेगा भाई 4 का 100 कितना गुना है? 25 गुना। तो भाई 100 का 25 गुना 2500 और 8 का 25 गुना 200, यानी 2500 और 200 2700। भाई इसे 100 जमा 8 लिखो ना और फिर गुना करो। तो 100 को 25 से गुना किया 2500 और 8 को 25 से गुना किया 200, तो 2500 और 200 2700। ये मेरा आंसर। आइए कहते हैं यार 10 से 59 तक की संख्याएं लिखें, यानी ऐसे 10, 11, 12, 13 और ऐसे 59 तक। पहले तो मुझे बताओ ये टोटल नंबर कितने हैं? तो इसका तरीका होता है लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म +1।
तो हम कहेंगे 50 नंबर हुए जी, 50 संख्याएं, 50 संख्याएं। कितनी मेरे बच्चे? 50 संख्याएं। अब कह रहा है कि यार उन नंबर का प्रतिशत बताइए जिनका इकाइकांक या तो 2 हो या 7 हो, मतलब 2 भी हो सकता है 7 भी। तो हमें पता है कि यार 10 से लेके अगर आप 19 तक जाएंगे ना तो बीच में 12 बनेगा और 2 और 7 था, 17 बनेगा। आगे जाएंगे तो 22 बनेगा, 27 बनेगा। उससे आगे जाएंगे 32 बनेगा, उससे आगे जाएंगे 42 बनेगा, उससे आगे जाएंगे 52 बनेगा। ऐसे ही आप तो 3 2 5 नंबर यहां बनेंगे, 5 नंबर यहां, 10। समझदार बच्चा है सीधा सीधा देखेगा यार, 2 यहां आ रहे हैं 10 10 के जोड़े में, तो 5 जोड़े बने, यानी 5 दूनी 10 नंबर। तो हम ये कह सकते हैं कि सर कुल मिला के 10 संख्याएं ऐसी होंगी जिनका इकाइकांक 2 या 7 होगा। तो 10 संख्याएं होंगी 50 पे, तो कितना परसेंटेज है? आप कहेंगे जी तो बहुत आसान है, 20% है। 1/5 20% होता है, या 50 दूनी 100। देखिए कहते हैं यार 400 मीटर और 350 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियां समानांतर ट्रैक पर चल रही है। एक ट्रेन है ये, और भैया दूसरी ट्रेन है ये दोनों की दोनों सेम ट्रैक पे चल रही है। इसकी लेंथ 400 मीटर, इसकी लेंथ 350, माफ करिए 350। कहता है एक ही दिशा में चलते हुए तेज वाली धीरे वाले को 75 सेकंड में पार कर ले रही है। यानी मानो ये इसको 75 सेकंड में पार कर रहे हैं। मान लेते हैं यार फास्टर की स्पीड f है और स्लोअर की स्पीड s। तो अगर ये रेलगाड़ी इसे पार करेगी तो कितनी दूरी चलनी पड़ेगी? जितना दोनों का डिस्टेंस है। तो 400 और 350 को जोड़ेंगे 750, तो 750 मीटर की लेंथ चलनी पड़ेगी। किस स्पीड से चलेगी जी? सापेक्ष चाल से। अगर दो चीजें चल रही हैं तो रिलेटिव स्पीड से चलेगी। रिलेटिव स्पीड क्या हुई जी? फास्टर माइनस स्लोअर। तो रिलेटिव स्पीड से चलेगी फास्टर माइनस स्लोअर। कितनी देर में जी? 75 सेकंड में। तो मेरे बच्चे ये हुई डिस्टेंस जो कवर करनी है, और ये हुआ टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम से काटोगे तो जो बचेगा वो स्पीड आएगा। तो ये रिलेटिव स्पीड निकल के आएगी। भाई फास्टर और स्लोअर का डिफरेंस आ गया 10। और आपसे पूछा भी यही था कि फाइंड द डिफरेंस इन मीटर पर सेकंड इन द स्पीड ऑफ दीज ट्रेन्स। तो डायरेक्ट ही आंसर आ गया 10। और मेरे बच्चे ये सारे के सारे PYQ मैंने उठाए हैं, एक भी क्वेश्चन मेरा खुद का बनाया हुआ नहीं है। 3 सेट शुरुआत के ऐसे हैं जो सिर्फ PYQ से मैंने बनाया, उसके बाद मैं लेवल बढ़ाऊंगा। आइए, अच्छा सवाल है। कहते हैं यार A B से 48% अधिक है। A B से 48% अधिक है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये 100 है तो ये 148 है। किसी भाई को यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं। अब कह रहा है कि यार अच्छा हम चाहें तो इसका रेशियो भी ले सकते हैं, 25 से 37 भी कर सकते हैं। कह रहे यार C जो है ना वो इन दोनों के जोड़ से 60% अधिक है। दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 248। इससे भी 60% अधिक। तो कोई चीज 60% अधिक होगी तो मतलब 160% हो जाएगी वो इसकी। बात को समझो, 160% होगी, है ना। जो समझदार बच्चा होगा वो चीजों को इतना मतलब परेशान नहीं होगा। उसने ये देखना है यार ऑप्शन बहुत दूर दूर है। आपके दिल्ली पुलिस का ही सवाल है। तो वो कहेगा यार 160% निकालेंगे, कौन माथा खराब करेगा। मैं 60% निकालता हूं। तो 60% का मतलब बना भाई, इसका 160% निकालोगे तो 248 का 100% तो ये नंबर खुद ही हो गया, हाँ है ना। और मुझे एग्जैक्ट नहीं निकालना, मैं कोई मूर्ख थोड़ी हूं जो एग्जैक्ट निकालूं। मैं देख रहा हूं ऑप्शन इतनी दूर दूर है, तो मैं 248 की जगह 250 ले लेता हूं यार। 250 का 100% 250 हुआ, और 60% 25 के 150 हुआ। 250 150 को जोड़ूंगा 400 हो गया यार। यानी लगभग मान 400 आएगा। मुझे एग्जैक्ट क्यों चाहिए जब ऑप्शन ही एग्जैक्ट नहीं है? तो लगभग पकड़ूंगा। भाई 248 का 160% निकालूंगा दिक्कत होगी, मैं 250 ले लेता हूं। 250 का 100% 250 ही होना है। 60 और निकालेंगे तो 25 छिके 150, 150 और जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 400। अब वो ये कह रहा है कि बताओ यार C से ही कितना कम है, तो 400 से ही कितना कम है? तो आप कहेंगे कि ये आया 262, माफ करना भाई 252 कम है।
तो 252 की कमी है 400 पे, तो 100 पे कितना, 4 से काटेंगे, 4 6 24, 4 3 12, यानी लगभग 63% वही रहा आंसर। हमें ये समझना है कि जब भी परसेंटेज पूछा और रेशियो पूछा और फ्रैक्शन पूछा तो एक्चुअल वैल्यू नहीं लेनी है, हमें सिंप्लीफाइड वैल्यू ही लेनी चाहिए रेशियो की, और हम वही लेंगे कि भाई 48% की भिन्न निकालें, 4% की फ्रैक्शन 1/25, तो 48 हुआ 12/25, तो मतलब बी की वैल्यू 25 है तो ए की वैल्यू 12 ज्यादा मतलब 37 हुई। और कह रहा है सी की वैल्यू इन दोनों के जोड़ से 60 ज्यादा है, तो जोड़ेंगे तो 37 और 25 हो गया 62, तो 62 का से 60%, तो सोचो 62 की जगह 60 होता तो 60 का 60% 36 आता, तो 36 और जोड़ दूंगा, 6 2 8 6 3 9 यानी 98, 98 लिखूंगा। अब मुझे एग्जैक्ट नहीं चाहिए, अप्रोक्सीमेट चाहिए, तो मैं उठा के 98 की जगह 100 लिख देता हूं, नजदीकी तो है, तो 100 से 37 कितना कम है जी, 63 कम है, तो मेरा आंसर 100 पे कोई चीज परसेंटेज होता है, मतलब मेरी वैल्यू भी 63% कम होगी या 63% के नजदीक की कम होगी। हाँ, अगर ऑप्शन ऐसे होता 62.7 62.6 तो मैं थोड़ा और नजदीक पकड़ता। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको पढ़ने में मजा आया होगा। मैं फिर से अपनी बात दोहरा देता हूं, दिल्ली पुलिस के सारे सेट हम यहाँ कराने लग रहे हैं आप लोगों के साथ, चाहे आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो या दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की, एचसीएम की या असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर की या दिल्ली पुलिस ड्राइवर की। टेस्ट विल ऐप पर 20 मॉक टेस्ट अपडेट कर दिए गए हैं, आप रोज एक टेस्ट दीजिए और उसका एनालिसिस यहाँ यूट्यूब पे करिए। ये जितने भी हमारे यूट्यूब के एनालिसिस हैं ये सारे के सारे आपको हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर विल एसएससी जीडी दिल्ली पुलिस पर देखने को मिलेंगे। आप इस चैनल पे जाएं, रोज शाम 4 बजे वीडियोस में आप जाएंगे तो ये मिल जाएगा। नमस्कार मेरे बच्चों, धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आप खुश रहें, आगे बढ़ते रहें, थैंक यू।